हेलो फ्रेंड, टॉपर आइडियाज़ में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार बिहार दरोगा के लिए लगे हुए होंगे। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों कि इस चैनल पे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट रिरुटेरिया पब्लिकेशन के बुक के द्वारा करवाया जा रहा है। तो आज तक हम लोगों ने 1, 2 और 3 यानी प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 3 तक के कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी फुल डिस्कशन के साथ। ठीक है, तो ये वीडियो जो है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पे होने वाला है। तो हम लोग देखेंगे कि सेट नंबर 4, तो देखिए दोस्तों इसमें टोटल 15 मॉडल सेट दिया हुआ है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम लोग इस वीडियो में सिर्फ आंसर क्वेश्चन का खेल करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से संबंधित जो है, एक क्वेश्चन से संबंधित उसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कशन के माध्यम से आपको याद करवाया जाता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो आर्ट्स का क्वेश्चन हो या करेंट अफेयर का क्वेश्चन हो। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज सेट नंबर 4 को। अगर आप 1 से लेकर 3 तक के प्रश्न सेट को नहीं देखे हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए सबसे पहला दिया गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अगर हम बात करें मेरे भाई कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो जरा देखिए ना, चोल वंश जो है ये इसकी राजधानी तंजौर हुआ करती थी, तो ये तो सही है। राष्ट्रकूट वंश का राजधानी बोल रहा है कि मान्यखेत, तो यही दोस्तों आपका क्या है, गलत है। क्योंकि राष्ट्रकूट वंश का जो राजधानी हुआ करता था मेरे भाई, वो कांचीपुरम हुआ करता था। ठीक है, क्या कांचीपुरम हुआ करता था। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्राचीन काल स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई है। तो प्राचीन काल स्मृतियों में सबसे पहले जिस स्मृति की रचना की गई है मेरे भाई, वो कौन सा है, तो मनु स्मृति है। और मनु स्मृति के बारे में याद रखना है दोस्तों कि इसकी रचना जो है 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व तक जो है, 200 ईस्वी पूर्व से, ठीक है, 200 ईस्वी तक जो है इसकी रचना जो है की गई है। ठीक है, और मनु स्मृति को प्राचीनतम, सबसे प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र एवं कानून ग्रंथ माना जाता है। और सबसे पहले इसकी रचना जो है दोस्तों संस्कृत भाषा में हुई थी। ठीक है, और संस्कृत से इसको इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय विलियम जोन्स को जाता है। किसे जाता है दोस्तों, विलियम जोन्स के जाता है। ठीक है, और इसकी रचना जो है दोस्तों, मनु स्मृति की रचना जो हुआ था वो हिंदू कानून को समझने के लिए हुआ था। हिंदू कानून को समझने के लिए मनु स्मृति की रचना की गई थी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा आपका कि पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय शासक ने भाग लिया है। तो पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय शासक ने भाग लिया है, तो वो कौन भाग लिया है मेरे भाई, तो वो राष्ट्रकूट जो है भाग लिए थे। ठीक है, कौन भाग लिए हैं, राष्ट्रकूट भाग लिए हैं। चलिए अब जरा देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक को कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या निषिद्ध कर दिया। यानी जजिया कर को हटाने का काम किया, दूसरा गो हत्या को निषिद्ध कर दिया, यानी गो हत्या करने से रोक लगाया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो जो शासक का नाम था दोस्तों जैनुलाबदीन था। क्या था नाम, जैनुलाबदीन। और जैनुलाबदीन को दोस्तों कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था। तो कश्मीर का अकबर जो है मेरे भाई जैनुलाबदीन को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने की थी। तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी की जो स्थापना है मेरे भाई, वो किसके द्वारा किया गया है, तो सूर्यसेन के द्वारा किया गया है। कब किया गया है, तो 1930 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना है मेरे भाई कि सूर्यसेन के द्वारा 1930 में कहाँ स्थापना किया गया था, तो बंगाल के चटगांव में। कहाँ किया गया था दोस्तों, चटगांव में, बंगाल के चटगांव में किया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ है। तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा का जो पहला अधिवेशन हुआ है मेरे भाई, वो कहाँ हुआ है, तो सॉरी कब हुआ है। ठीक है, ये कब हुआ है ये पूछा है, तो अप्रैल 1915 में। कब हुआ है, अप्रैल 1915 में किया गया है। ठीक है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन अप्रैल 1915 में किया गया है। ठीक है, और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ है दोस्तों, तो कासिम बाजार के जो महाराजा थे उनके अध्यक्षता में ये अधिवेशन संपन्न कराया गया था। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित था। तो हंटर कमीशन का जो रिपोर्ट था दोस्तों, वो मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा पर संबंधित था। ठीक है, हंटर कमीशन का जो रिपोर्ट था दोस्तों, वो किस स्तर की शिक्षा से, तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, और इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों, वुड डिस्पैच के द्वारा ही शिक्षा में प्रवृत्ति किया गया था। वुड डिस्पैच जो है, वुड डिस्पैच की अगर हम बात करें तो वुड डिस्पैच जो है किसके द्वारा, तो वुड डिस्पैच की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है हमारा लॉर्ड रिपन
ठीक है। इसके लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है ये बोर्ड डिस्पैच लाया गया था और इसी के तहत जो है अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने को काम किया गया है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। लॉर्ड रिपन को दोस्तों स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, ये पिछले वीडियो में हम लोग बताए गए थे। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस समय जनता का उत्साह बहुत ही ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपरोक्त कथन का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये जो कथन है दोस्तों, क्या हुआ था कि जब गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, जब 1920-22 में असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो आंदोलन के समय में ही क्या हुआ था कि 12 फरवरी 1922 को क्या हुआ कि चौरी चौरा नामक स्थान पे हिंसक घटना हुआ और हिंसक घटना को देखते हुए क्या किए कि महात्मा गांधी जो है जो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए। तो इससे जो है सुभाष चंद्र बोस नाराज होकर के यानी नाखुश होकर के ये स्टेटमेंट कहे थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो इनकी ये पूछ रहा है कि स्टेटमेंट ये इनके द्वारा कहा गया, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों किस समय कहा गया है, ये पूछा है आपसे। तो किस समय कहा गया है दोस्तों? असहयोग आंदोलन के दौरान। किसके दौरान? असहयोग आंदोलन। और ये स्टेटमेंट कहाँ किनके द्वारा गया है? तो ध्यान रखना है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया है। सुभाष चंद्र बोस ने ये कहे थे। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है मेरे भाई। अब जरा देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से किस स्थान से नवपाषाण युग में गर्त निवासों का जो है प्रमाण मिला है? ठीक है, न गर्त निवासों का जो अवशेष मिला है दोस्तों वो ब्रूज होम से मिला है। कहाँ से मिला है? ब्रूज होम से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? तो अकबर के शासनकाल में मेरे भाई बिहार जो था वो 7 सरकारों में विभाजित हुआ करता था। ठीक है, कितने सरकार में? तो 7 सरकारों में विभाजित हुआ करता था। और इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? तो कहाँ से मिलती है? तो अबुल फजल की क्या है, एक रचना है। अबुल फजल की एक रचना है जिसका नाम है क्या? आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी से ही ये जानकारी हमें प्राप्त होती है कि बिहार में कितने सरकारों में विभाजित था अकबर के काल में? तो 7 सरकारों में विभाजित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समाचार पत्र जो है क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं था? ठीक है, तो कौन सा जो है क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं था? तो यहाँ पे बात करें दोस्तों कि यहाँ पे कोई भी ऐसा समाचार पत्र नहीं है जो क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं था। यानी कि हम कहें कि संध्या हो, वंदे मातरम हो, युगांतर हो, ये सभी के सभी जो है दोस्तों क्या है, क्रांतिकारी विचारधारा से ही संबंधित रखता है ये पत्र। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अब जरा देखिए ये क्वेश्चन आया है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि संध्या जो है, संध्या का जो है रचना के लेखक कौन है? तो संध्या जो पत्रकार है इसकी रचना जो है दोस्तों बी उपाध्याय। किसके द्वारा? तो बी उपाध्याय के द्वारा जो है किया गया है। ठीक है, वही अगर हम बात करें दोस्तों वंदे मातरम, तो आपको पता होगा अरविंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा? तो अरविंद घोष के द्वारा किया गया है। ठीक है, युगांतर की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये भूपेंद्र दत्त के द्वारा। किसके द्वारा? तो भूपेंद्र दत्त के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो देखिए संध्या किसके द्वारा? तो बी उपाध्याय के द्वारा। वंदे मातरम किसके द्वारा? तो अरविंद घोष के द्वारा। युगांतर किसके द्वारा? तो भूपेंद्र दत्त के द्वारा। ठीक है, और ये सभी के सभी जो समाचार पत्र है दोस्तों वो क्रांतिकारी से संबंधित है, क्रांतिकारी विचारधारा से ही संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है आपको देखना है। आप देखिएगा दोस्तों कि नासिक अभिलेख जो है गौतमी पुत्र बलश्री, ये जो है दोस्तों सुमेलित है। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन, ये भी क्या है? सुमेलित है। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, ये भी सम्मिलित है। मंदसौर अभिलेख पुलिकेशन द्वितीय के द्वारा नहीं, बल्कि जो मंदसौर अभिलेख है दोस्तों ये मालवा नरेश जो है मालवा नरेश यशो बर्मन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? यशो बर्मन के द्वारा जो है ये लिखा गया है। यशो बर्मन के द्वारा जो है ये अभिलेख बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, गांधी जी को किस वर्ष जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो गांधी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है दोस्तों 1971 में। ठीक है, यहाँ पे एक दो जैसे विनोबा भावे का अगर आपसे पूछता है तो 1983 में जो है विनोबा भावे को मिला है। ठीक है, 1983 में किसे? विनोबा भावे को मिला है। ठीक है, विनोबा भावे को 1983 में भारत रत्न मिला है। ठीक है, याद रखना है। चलिए राजीव गांधी को कहेगा तो 1991 में राजीव गांधी को भी मिला है दोस्तों। राजीव गांधी को भारत रत्न कब मिला है? 1991 में। और इंदिरा गांधी को अगर पूछे तो क्या हो जाएगा आपका? 1971 में। इंदिरा गांधी को कब मिला है? 1971 में। 1983 में किसे मिला है? तो विनोबा भावे को मिला है। ठीक है, चलिए देखिए अब देखिए कह रहा है अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन से हैं? तो अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के जो लेखक है मेरे भाई वो कौन है? तो B.M. कॉल है। कौन है? B.M. कॉल। अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? B.M. कॉल है। ठीक है, अब जरा देखिए कुछ और पुस्तक हम एक
दो कम से कम बता देते हैं ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे। अब जैसे कहेगा उर्वशी, उर्वशी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो रामधारी सिंह दिनकर है, रामधारी सिंह दिनकर है। उर्वशी के कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। पद्मावत का अगर पूछता है, पद्मावत, पद्मावत का अगर पूछता है दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है पद्मावत का कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। कादम्बरी का पूछेगा तो आपको बाणभट्ट याद रखना है। कादम्बरी का कौन? बाणभट्ट। चलिए देखिए अब आगे देखिए, कह रहा है कि अहपन लोक कला संबंध किस राज्य से है? तो अहपन जो लोक कला है दोस्तों, इसका संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है। अगर आपसे पूछे कि गोदना का संबंध किससे है, तो गोदना का भी संबंध जो है दोस्तों किससे है? तो बिहार से ही है। गोदना का संबंध किससे है मेरे भाई? बिहार से है। अगर आपको पूछता है चौकपूर्णा, चौकपूर्णा का संबंध किससे है? चौकपूर्णा, चौकपूर्णा का जो संबंध है दोस्तों वो किससे है? तो यूपी से है। चौकपूर्णा का संबंध किससे है? यूपी से है। मेहंदी पूछेगा तब मेहंदी जो है दोस्तों वो कहाँ से संबंधित है? मेहंदी, तो मेहंदी जो है दोस्तों राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से है? राजस्थान से संबंधित है। ठीक है। गोदना कहाँ से है दोस्तों? अहपन कहेगा तो बिहार से, गोदना कहेगा तो बिहार से, गोदना कहेगा तो कहाँ से? बिहार से। अहपन कहेगा तो दोस्तों बिहार से। चौकपूर्णा कहेगा तो यूपी से। चौकपूर्णा कहाँ से दोस्तों? यूपी से। मेहंदी कहेगा तो राजस्थान। मेहंदी का संबंध कहाँ से है? राजस्थान से है। चलिए देखिए अब आगे देखिए क्या कह रहा है। भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है? तो भारतीय वायुसेना को दोस्तों कितने कमांड में विभाजित किया गया है? तो 7 कमांडों में विभाजित किया गया है। ठीक है। वायुसेना का जो मुख्यालय होता है मेरे भाई वो कहाँ है? तो दिल्ली में है। कहाँ है? DELHI, दिल्ली, यानी न्यू दिल्ली में है। कहाँ है दोस्तों? न्यू दिल्ली में है। ठीक है। और वायुसेना का जो प्रमुख होता है उसे हम एयर चीफ मार्शल कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर चीफ मार्शल कहते हैं। वायुसेना को कितनों कमांडों में बांटा गया है मेरे भाई? तो 7 कमांडों में बांटा गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बार बार हम इसलिए बोलते हैं ताकि आपको ये सेट देखते के साथ ही जब लास्ट हो ना तो पूरा क्वेश्चन आपके माइंड में एकदम छप जाना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य रहता है। सिर्फ आंसर क्वेश्चन हम करवाना मेरा उद्देश्य नहीं रहता। तो दोस्तों आप नए हैं चैनल पे दोस्तों तो मेरे भाई अब आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। चलिए देखिए अब आगे देखिए, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है। कह रहा नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है? तो ये जो है दोस्तों 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। अगर आपसे पूछता है कि महाबोधि मंदिर को कब सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों 2002 में महाबोधि मंदिर को भी विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अब आगे देखिए, कह रहा है नगद कोष अनुपात के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो नगद कोष अनुपात के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई, कह रहा है यह केंद्रीय बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों कि ये जो है हमारा केंद्रीय बैंक के द्वारा ही क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है। ठीक है। ये केंद्रीय बैंक में जैसे कि RBI है तो यही हमारा क्या करता है दोस्तों? निर्धारित करता है। चलिए देखिए अब आगे कह रहा है कि प्रत्येक बैंक के लिए बाध्यकारी है। तो ऐसा नहीं है, ये बाध्यकारी नहीं है मेरे भाई। एक सेकेंड, प्रत्येक बैंक के लिए क्या है दोस्तों? बाध्यकारी है। हाँ, तो ये भी क्या है दोस्तों? सही है आपका। केंद्रीय बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये भी सही है। प्रत्येक बैंक के लिए ये बाध्यकारी है, ये भी ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि नकद राशि के रूप में RBI के पास रखा जाता है। तो नकद राशि के रूप में जो है दोस्तों RBI के पास नहीं रखा जाता है। ठीक है। चलिए तो ये क्या है दोस्तों? स्टेटमेंट गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, केवल 1 और 2 हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि बजट 2025-24 के अनुसार 24-25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मद क्या है? ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार को जो रुपया की प्राप्ति होगा वो सबसे ज़्यादा कहाँ से होगा दोस्तों? तो उधार एवं अन्य देयताएं से क्या होगा? प्राप्ति होने वाला है। उधार एवं अन्य देयताएं से टोटल कितने प्रतिशत? तो टोटल 27% जो है दोस्तों प्राप्त होने वाला है। आयकर से पूछेगा तो आयकर से हमारा 19% की प्राप्ति होने वाला है। आयकर से कितना? 19% का। अब कहेगा कि सर GST इतना लग रहा है तो GST से दोस्तों 18% प्राप्ति होगा। ठीक है। निगम कर से कितना होगा मेरे भाई? तो निगम कर से 17% प्राप्त होने वाला। तो सबसे ज़्यादा किससे है? उधार एवं अन्य देयताएं से कितनी है? तो 27% है। निगम कर से 17% है। आयकर से 19% है और GST से 18% है। ठीक है। तो ये सभी हम क्या कर दिए हैं? आपको बता दिए, आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूछा था तो उधार एवं अन्य देयताएं से। ठीक है। कह रहा है भारत में विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है? तो जी भारत में जितने भी लौह अयस्क भंडार हैं दोस्तों उसका कितना प्रतिशत उपलब्ध जो है भारत में है विश्व का? तो हम देखेंगे कि टोटल 8% जो हिस्सा है वो भारत का है टोटल विश्व में लौह अयस्क का। ठीक है। तो अगर हम बात करें दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत? तो 8% हिस्सा जो है भारत में है।
चलिए अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान है। तो कौन सा राज्य है दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान है। अब यहाँ पे बात आया नवीकरणीय दोस्तों, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि नवीकरणीय ऊर्जा हम किसको कहते हैं। तो वैसा ऊर्जा दोस्तों जिसको हम फिर से क्या करें, नया बना सकते हैं, ठीक है, यानी बार बार उसका यूज कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा कहेंगे। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा में जो प्रथम स्थान है मेरे भाई वो कौन है, तो वो है राजस्थान। क्या है, राजस्थान है। राजस्थान के बाद अगर पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है 2 नंबर पे कौन है, गुजरात है। 3 नंबर पे कौन है, तो तमिलनाडु है। 4 नंबर पे कहेगा तो कर्नाटक। उतना पूछेगा नहीं, हो सकता है कभी कभी क्रम में दे दे तो आपको सजाने का कि नवीकरणीय ऊर्जा में कौन सा क्रम सही है। तो राजस्थान है, राजस्थान के बाद कौन है दोस्तों, गुजरात है, गुजरात के बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद कौन है, कर्नाटक है। ऐसे सब आपको ध्यान रखना है कि प्रथम स्थान पे कौन है, तो राजस्थान है। चलिए अब देखिए आगे, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ है। तो केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ है दोस्तों, तो ये नागपुर में है। कहाँ है, नागपुर में है। केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ है मेरे भाई, तो नागपुर में है, ठीक है। चलिए नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा ओरंगुटन कूटनीति। ओरंगुटन कूटनीति किस देश से संबंधित है। ओरंगुटन कूटनीति जो है दोस्तों ये मलेशिया से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है दोस्तों, मलेशिया से संबंधित है। चलिए अब कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यूनिफाइड पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है। यूनिफाइड पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है मेरे भाई, तो ये से को महाराष्ट्र बना है। कौन बना है, महाराष्ट्र बना है। और एक बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये कब से लागू होने वाला है, तो 1 अप्रैल 2025 से दोस्तों ये यूपीएस को जो है लागू किया जाएगा, यूनिफाइड पेंशन योजना, ठीक है। यूनिफाइड पेंशन योजना को कब से लागू किया जा रहा है, तो 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जा रहा है। सबसे पहले इसको मानने वाला कौन है, तो महाराष्ट्र राज्य जो है सबसे पहले इसको लागू करने की घोषणा किया है। अब जरा देखिए नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। तो नाटो शिखर सम्मेलन जो है मेरे भाई 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, तो वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुआ है, ठीक है। अब जरा देखिए कह रहा है कि नाटो की स्थापना कब हुआ है मेरे भाई, तो नाटो जब शब्द आया ही है तो नाटो से संबंधित हम सारी जानकारी को यहाँ पे एकत्रित करेंगे। नाटो की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नाटो की मुख्यालय जो है नाटो की स्थापना तो 1949 में, ठीक है। कब हुआ है, 1949 में, ठीक है। कब हुआ है, 1949 में। चलिए इसका उद्घाटन करें, आयोजन कहाँ हुआ है, तो वाशिंगटन डीसी, आपको बता दिए हैं। नाटो की स्थापना बता दिए हैं। और दोस्तों 2024 में अगर हम बात करें तो 2024 में इसका 75वां वर्षगांठ मनाया गया है, ठीक है। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1949 में। 2024 में कितना वर्षगांठ मनाया गया, तो 75वां। अगर हो सकता है 2025 में पूछेगा तो एक जोड़ देना, 76वां मनाया जाएगा, है ना। चलिए इस बात को ध्यान रखना है, हाँ ठीक है। अब जरा देखिए कि इसमें टोटल सदस्य की संख्या कितनी होते हैं, तो टोटल सदस्यों की संख्या जो है दोस्तों 32 है, ठीक है। वर्तमान में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 32 है। चलिए अब आगे देखिए, कह रहा है वर्ष 2024 में हुए चुनाव के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने हैं। तो 2024 में चुनाव हुआ है दोस्तों, उसमें से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों वो कीर स्टारमर बने हैं। कि कौन बने हैं, कीर स्टारमर जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किसको हराया गया दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऋषि सुनक के नेतृत्व में जो कंजर्वेटिव पार्टी जो थी उसको हार मिली है। इसके पहले कौन थे, तो ऋषि सुनक थे। ऋषि सुनक को हरा करके ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है वो कौन बने हैं, कीर स्टारमर बने हैं, ठीक है, कीर स्टारमर बने हैं। चलिए अब जो है ये 411 सीटों के साथ जो है जीत हासिल की है। चलिए अब आगे देखिए, कह रहा है नोमैडिक एलिफेंट 2024 भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है। तो ये जो है दोस्तों नोमैडिक एलिफेंट 2024 जो है भारत और मंगोलिया के बीच जो है ये संपन्न हुआ है, ठीक है। और कहाँ संपन्न हुआ है, तो भारत के मेघालय में है मेरे भाई। मेघालय में इसका संपन्न किया गया है, भारत के मेघालय में ये संपन्न किया गया है। और जो है दोस्तों इसमें कौन सी सेना भाग लेती है, तो इसमें जो है मेरे भाई थल सेना भाग लेती है। इसमें कौन सेना, तो थल सेना भाग लेती है, ठीक है। और प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, कह रहा है भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो ये जो है मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। चलिए कहाँ किया गया है मेरे दोस्त, अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अब जरा देखिए मेरे भाई, कह रहा है कि इसका जो लक्ष्य है 2030 तक, इसका जो लक्ष्य है दोस्तों 2030 तक क्या करना है, 500 मेगावाट जो है मेगावाट ऊर्जा जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
500 मेगावाट ऊर्जा जो है जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी आपको पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको ये रखना है कि हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना उद्घाटन किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और कब तक रखा है 500 मेगावाट जो है जीवाश्म से ईंधन बनाने का? तो 2030 तक रखा है। चलिए अब आगे देखिए, कह रहा है अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नए जिले बनाने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो किस कह रहा है कि अगस्त 2024 में किस मंत्रालय, गृह मंत्रालय के द्वारा, कौन मंत्रालय? गृह मंत्रालय के द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नए जिले बनाने का निर्णय लिया है दोस्तों? तो ये लद्दाख में लिया गया है। ठीक है, लद्दाख में लिया गया है। और दोस्तों बता दें कि लद्दाख में जो है 5 नए ज़िले जो है बनाए जाएंगे। और वो कौन कौन से होंगे दोस्तों, एक बार बता देते हैं। जैसे जौस्कर होगा, ठीक है, कौन होगा? जौस्कर होगा। फिर क्या होगा? ट्रांस को एक ज़िला बनाया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो शाम को एक ज़िला बनाया जाएगा। और दूसरा अगर हम बात करें तो नुम्बरा है, नुम्बरा को ज़िला बनाया जाएगा एक। और एक और ज़िला जो है जिसको हम चांगथाम कहेंगे। तो ये टोटल 5 ज़िला है। कौन है? ट्रांस, जास्कर, शाम, नुम्बरा और चांगथाम है। ठीक है, और ये कहाँ बनाया जाएगा मेरे भाई? तो ये लद्दाख में बनाया जाएगा। ठीक है, कहाँ बनाया जाएगा? तो लद्दाख में बनाया जाएगा। ठीक है, कहाँ? लद्दाख में। कितने नए ज़िले? तो 5 नए ज़िले, ट्रांस, जास्कर, शाम, चांगथाम, नुम्बरा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। चलिए अब आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो 29 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, आप बस लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, याद करवाने का जिम्मेदारी मेरा है। ठीक है, आप बस लास्ट तक सुनते रहिए। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस देश में पहला ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया है? ठीक है, किस देश में पहला ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा मेरे भाई? तो ये सऊदी अरब में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? सऊदी अरब में किया जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन सा है? तो देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा जो है दोस्तों वो कौन है? तो दिल्ली हवाई अड्डा है। कौन है? दिल्ली हवाई अड्डा है। ठीक है, और दिल्ली हवाई अड्डा का जो है दोस्तों नाम क्या कर दिया गया है? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कर दिया गया है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। ठीक है, हवाई अड्डा कर दिया है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों लिखने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए आपको सुनने पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। ठीक है, तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा किसका नाम चेंज करके कर दिया गया दोस्तों? तो दिल्ली हवाई अड्डा को। और ये पहला ऐसा है, देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा बनेगा। ठीक है दोस्तों, और इसका लक्ष्य जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया था? 2030 तक लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, लेकिन इसको अभी ही घोषित कर दिया गया है, यानी पहले ही लक्ष्य से पहले प्राप्ति कर लिया है। चलिए कह रहे हैं एशियन गेम्स 2026 की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो एशियन गेम 2026 की अगर हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि आयोजन किस देश में होगा? तो एशियन गेम 2026 का आयोजन जापान में होगा। कहाँ होगा भाई? जापान में होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए कह रहा है किस राज्य द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम को एआई को शामिल किया गया है? किस राज्य के द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को शामिल किया गया है मेरे भाई? तो केरल ऐसे राज्य है दोस्तों जो स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को शामिल किया गया है। शिक्षा में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए ऐसा काम जो है किया है केरल के द्वारा। अब जैसे देखिए कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण 2024 की थीम क्या है दोस्तों? तो इसका थीम है क्या? लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेसिलेंस। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। कह रहा है लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन होना चाहिए, डिजर्टिफिकेशन लिखा हुआ है। ठीक है, डिजर्टिफिकेशन होगा एंड ड्राउट रेसिलेंस होगा। ठीक है, अब दोस्तों बात यहाँ पे आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण मनाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे बता दें कि ये सबसे पहले जो है संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा 1972 में विश्व पर्यावरण मनाने की घोषणा की गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों कि बिहार में 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है, किस जिला में स्थित है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन का पहले आप आंसर जान लीजिए, उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए बिहार में 2 नए रामसर स्थल की घोषणा किया गया है जो क्या है? जमुई में है। और ये दोनों का नाम क्या है दोस्तों? तो नागी नकटी, नाम बहुत अच्छा है, नागी नकटी है। ठीक है, नागी वन्यजीव पक्षी अभयारण्य है, और दूसरा है नकटी वन्यजीव पक्षी अभयारण्य, नकटी। ठीक है, नागी नकटी हो गया। और दोस्तों बिहार में एक और है, टोटल 3 रामसर साइट है। यहाँ पे 2 नए रामसर साइट स्थल की बात कर रहा था, तो इसका आंसर तो ये हो गया। लेकिन एक और है जो पहले से ही है दोस्तों, वो है कांबर झील।
क्या है, कांबर झील को भी दोस्तों रामसर साइट के रूप में किया गया है बिहार का। तो ये कहाँ है, तो ये बेगूसराय में है। कहाँ है, बेगूसराय के कांबर झील को भी क्या किया गया है, रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो अभी तक दोस्तों अभी तक अगर हम बात करें तो बिहार में कुल कितने पूछेगा, तो टोटल 3। कौन कौन, कांबर झील जो कि बेगूसराय में, नागी वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य, नकटी वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य कहाँ, जमुई में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगर हम बात करें दोस्तों, जब देखिए यहाँ पे जब आ ही गया है रामसर साइट से संबंधित, तो आप पूरे जानकारी को इकट्ठा कर लीजिए। जैसे अगर पूछेगा आपसे कि भारत में कुल रामसर साइट कितनी है, तो भारत में मेरे भाई कुल रामसर साइट की संख्या अभी टोटल 89 है। कितना है, 89। वर्तमान में अभी 89 रामसर साइट है। लेकिन अगर पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ है, तो भारत में सबसे अधिक जो रामसर साइट है दोस्तों वो तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में। दूसरे नंबर पे यूपी में है। कहाँ है, दूसरे नंबर पे यूपी में है। चलिए अगर विश्व में कहेगा कि रामसर साइट में सबसे आगे कौन है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा रामसर साइट जो है दोस्तों यूके में है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में है। और विश्व में लगभग जो रामसर साइट की संख्या है वो कितना है, 2531 है। तो रामसर साइट की कहानी खत्म हो गया दोस्तों। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे रामसर साइट से नहीं पूछ सकता है। ठीक है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको ज़्यादा याद रखना है। विश्व में बस ये याद रखना है कि विश्व में रामसर साइटों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, और दूसरा बात ये याद रखना है कि भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या अभी कितनी है, तो 89 है। और सबसे अधिक कौन से राज्य में है, तो सबसे अधिक जो है अभी हम बताएं तमिलनाडु में है, दूसरा नंबर पे यूपी में है। ठीक है, अब तीसरा बात ये हम बताएं कि बिहार में कितने हैं, तो बिहार में कुल 3 रामसर साइट है। 2 जमुई में है, जमुई में है जो नागी नकटी है, और तीसरा जो है दोस्तों बेगूसराय में है, जिसको हम कांबर झील कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये याद हो गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन तो एक आया है, लेकिन हम कितने सारे क्वेश्चन बताएं, इससे ज़्यादा संबंधित रामसर साइट से कोई भी क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है मेरे भाई। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिए देखिए, कह रहा है विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है मेरे भाई, तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें इसकी थीम की, तो अवेकन न्यू डेप्थ है। इसका थीम क्या है दोस्तों, अवेकन, AWEN होता है। अवेकन न्यू थीम, न्यू डेप्थ के साथ, न्यू डेप्थ के थीम के साथ जो है दोस्तों ये मनाया गया। अवेकन न्यू डेप्थ के इसका क्या था, थीम था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को अवेकन न्यू डेप्थ के साथ जो है इसको मनाया गया है। चलिए अब कह रहा है फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है। तो फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का जो खिताब है दोस्तों वो किसके द्वारा, तो कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया है। ठीक है, पुरुष सिंगल में। अगर महिला में कहेगा तब दोस्तों, तो महिला में जो है दोस्तों ईगा स्वितेक का तो नाम आप सुने ही होंगे। ईगा स्विटेक जो है दोस्तों ये महिला ओपन में जो है फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का कार्लोस अल्काराज, और महिला सिंगल का कौन, तो ईगा स्वितेक याद रखना है। और कार्लोस अल्काराज के बारे में आपसे अगर पूछे तो आप ध्यान रखना है ये जो है स्पेन के निवासी हैं। कहाँ के हैं दोस्तों, स्पेन के निवासी हैं। ठीक है, चलिए अब जरा देखिए आगे क्या है दोस्तों। कह रहा है यूक्रेन शांति सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया है। तो यूक्रेन शांति सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया है मेरे भाई, तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ किया गया है, स्विट्जरलैंड में किया गया है। चलिए अब देखिए कह रहा है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है दोस्तों, तो 116 है। ठीक है, 116 है। चलिए भारत में तो जो है दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत का स्थान कितना है ना। सबसे पहला बात है कि भारत का स्थान जो है कितना है, तो 116 है। कितने देशों में है दोस्तों, तो टोटल 163 देशों की सूची में है जो भारत का स्थान 116 है। ठीक है, कौन सा, और ये अगर हम बात करें ग्लोबल पीस इंडेक्स को जारी कौन करता है, कभी कभी जारी करता भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये जारी किया जाता है। और प्रथम स्थान पे दोस्तों आइसलैंड। ठीक है, हमेशा ये आइसलैंड ही प्रथम स्थान पे रहता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अभी तक तो है दोस्तों बार बार ये क्या होता है, ये जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स में हमेशा आइसलैंड ही रहता है। ठीक है ना, और ये जो भारत का स्थान टोटल दोस्तों ये बदलते रहता है, अभी 116 स्थान पे है। चलिए अब देखिए कह रहा है कि यूएन द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है। तो यूएन के द्वारा दोस्तों अगर हम बात करें, यूएन के द्वारा 2025 को क्वांटम विज्ञान का वर्ष के रूप में मनाए जाने की बात कही है, घोषणा किया है। तो यूएन के द्वारा 2025 को क्वांटम विज्ञान वर्ष के रूप में मनाए जाने की बात कही गई है। और इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं।
चलिए अब देखिए दोस्तों, हाल ही में मिशन निश्चय की शुरुआत है। हाल ही में मिशन निश्चय की शुरुआत किस राज्य के पुलिस के द्वारा किया गया है? तो मिशन निश्चय की शुरुआत जो है दोस्तों पंजाब पुलिस, किसके द्वारा? पंजाब पुलिस। अगर हो सकता है ऑप्शन में आपको देता सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ इसको कहते हैं, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ। देखिए पंजाब पुलिस है, बीएसएफ है, और साथ ही साथ दोस्तों ग्राम रक्षा समितियों के सहयोग से जो है ये मिशन निश्चय का शुरुआत किया गया है। तो पंजाब पुलिस भी ध्यान रखना है, बीएसएफ भी ध्यान रखना है, और अगर एक ऑप्शन और दे दे कि ग्राम रक्षा समितियों के सहयोग से सीमावर्ती गांव में जो है ये किसके लिए किया गया? मिशन निश्चय का आखिर शुरुआत करने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों नशे के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ा जा रहा है, मिशन निश्चय का शुरुआत इसलिए किया गया है। चलिए अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में यूएन द्वारा भूमि नायक का सम्मान किसे दिया गया है? तो भूमि नायक का सम्मान जो है दोस्तों वो किसे दिया गया है? तो सिद्धेश्वर सोकेरे को दिया गया है। किसे? सिद्धेश्वर सोकेरे को दिया गया है। ये जो है दोस्तों महाराष्ट्र के किसान हैं। ये हैं कहाँ के किसान हैं दोस्तों? तो महाराष्ट्र के किसान वर्ग के लोग हैं। ये किसान वर्ग से संबंधित रखते हैं सिद्धेश्वर सोकेरे, जिनको क्या मिला है? तो यूएन के द्वारा भूमि नायक का सम्मान मिला है। चलिए अब देखिए क्या कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक। द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही, है ना, तो इसके लिए हैड डिपॉजिट का प्रयोग करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? हैड डिपॉजिटेड का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? हैड डिपॉजिटेड, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आप देख लिए, हैड डिपॉजिटेड। चलिए अब देखिए कह रहा है कि मिस स्पेल्ट बर्ड यानी गलत बर्ड कौन है, इसको आपको चुनना है। तो देखिए ये दोस्तों यहाँ पे सब ये सब तो क्या है, सही है। यहाँ पे ओसोफेगस नहीं होता है दोस्तों, ओ के जगह पे क्या होगा? ई होगा, ठीक है, ईसोफेगस होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए ये ग्रास नली को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्लोइंग द, चूज करना है। कह रहा है योर लविंगली इज रिटन इन, तो योर लिविंगली इज रिटन इन क्या? तो ओनली इनफॉर्मल एंड फैमिली लेटर, ठीक है, ये जो है ओनली इनफॉर्मल एंड फैमिली लेटर होगा, ठीक है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द, तो दोस्तों भूधर जो है पहाड़ का ही पर्यायवाची शब्द है। और अगर हम बात करें तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? गिरी हो सकता है, नद हम कह सकते हैं, ठीक है, सॉरी नद नहीं, नद का मतलब नदी हो जाता है, नग होता है, ठीक है, क्या होता है? नग होता है, ठीक है। फिर अदरी कह सकते हैं, अदरी पहाड़ को ही कहा जाता है। चलिए इतना काफ़ी है, ध्यान रखिएगा। कह रहे जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अकर्मक क्रिया, हाँ ठीक है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया। चलिए अब देखिए आगे कह रहा है कि किस विकल्प में प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण किसमें है दोस्तों? तो कौन है। कौन यहाँ पे क्या है? प्रश्नवाचक कौन, कौन मतलब क्वेश्चन का हो रहा है, कह रहा है कि आप, यह, कोई, इससे क्या हो रहा है? क्वेश्चन का बोध हो रहा है? नहीं हो रहा है, कौन है, तो क्वेश्चन हो गया ना, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए ये सब तो आप बना लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो तो वो शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है? आसमान टूट पड़ना का मुहावरा क्या हो जाएगा? तो आसमान टूट पड़ना का मतलब हो गया दोस्तों मुसीबत आना, भारी मुसीबत आ जाना, ठीक है, तो यही होता है। अब जरा देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जलोढ़ मिट्टी में पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की बहुलता होती है। तो नहीं दोस्तों, इसकी क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी में कमी होती है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है लाल मिट्टी में सिलिका आयरन की बहुलता होती है। हाँ तो ये जो है दोस्तों होती है। कह रहा है लाल मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है, तो ये भी क्या है? सही है। तो आपका 2 और 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी आपका सही है। चलिए अब आगे देखते हैं मेरे भाई, एक सेकेंड इसको इधर कर लेते हैं। अब ठीक है। अब जरा देखिए मेरे दोस्त क्या है क्वेश्चन नंबर, हम लोग आगे देखेंगे। देखिए 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला कौन सा राज्य है? तो हम लोग देखेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जो राज्य है दोस्तों, प्रतिशत वाला पूछा है ना, सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? पंजाब हो जाएगा, ठीक है। कौन होगा? पंजाब। यहाँ पे टोटल जो है दोस्तों
31.9% जो है टोटल अनुसूचित जाति का यहाँ पे निवास करता है सिर्फ पंजाब में। अब ज़रा देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो डोबर की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये उत्तरी सागर को जो है डोबर की अगर हम बात करते हैं तो ये गलत है आपका, ठीक है ना। उत्तरी सागर को प्रशांत महासागर से, है ना, ये उत्तरी सागर को प्रशांत नहीं होगा आपका, ठीक है। इसको आप देख के इसको जो है दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, याद से निकल गया है। तो ये उत्तरी सागर तो ठीक है, प्रशांत महासागर के जगह आपको क्या होगा, अटलांटिक महासागर होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा, अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से, आप ये कंफर्म नहीं है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन गलत तो यही है, ठीक है, ये तो कंफर्म है। तो दोस्तों कभी कभी हो जाता है, माइंड से निकल जाता है, तो देख लीजिएगा कि उत्तरी सागर जो है और अटलांटिक सागर के साथ जो है ये करता है। आप कंफर्म करके बताइएगा कि ये सही है कि गलत। चलिए देखिए निम्नलिखित में से कह रहा है कि प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किस राज्य में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किस राज्य में होती है, तो ये जो है दोस्तों आपका किस जगह होता है, तो तमिलनाडु में होता है, ठीक है। इससे वर्षा किसके में होती है, तो तमिलनाडु में होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट जो है वो दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांतीय महासागर प्लेट के बीच स्थित है। तो ये जो है दोस्तों कौन सा प्लेट है, तो नजका प्लेट है। कौन है, नजका प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है, ठीक है। सर्वाधिक व्यापक रूप से कह रहा है कि सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है दोस्तों, तो ये स्वीकृत मॉडल जो है कौन है, निहारिका परिकल्पना है, ठीक है, निहारिका परिकल्पना। और इस सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो इमैनुअल कांट के द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए अब यहाँ से एक बात याद रखना है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत दिए थे, बिग बैंग थ्योरी जिसको कहते हैं, वो जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा दिया गया था, इस बात को भी ध्यान रखना है। चलिए अब कह रहा है कि एक समान केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलन को क्या कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, समान केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं को सम्मिलन को क्या कहते हैं, तो समकालिक, समान समय है ना दोस्तों, तो इसको हम क्या कहते हैं, समकालिक रेखा कहते हैं, ठीक है। और समुद्रों में समान लवणता को कनेक्ट करने वाले बिंदुओं को समलवन कहते हैं, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। चलिए अब कह रहा है कि गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। यानी गोदावरी नदी जो है दोस्तों कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है ये आपसे पूछ रहा है। तो आप देखेंगे कि महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, ये सभी के सभी राज्यों में है दोस्तों फैला हुआ है। और गोदावरी नदी की बात करें तो ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी होती है, ठीक है। गोदावरी जो है नदी ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी और साथ ही साथ ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है या वृद्ध गंगा के भी नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में। तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में देखने को आपको मिलता है, ठीक है। और ये जो है इसका स्थापना जो है कब किया गया था, तो 1981 ईस्वी में किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे ये पूछा जाता है कि ये उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये हंगुल हिरन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, हंगुल हिरन के लिए, और या फिर इसको कह सकते हैं कश्मीर हिरन के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। कश्मीर हिरन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कश्मीर में है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना अधिक मौसमी अंतर होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है, तो वो कौन सा क्षेत्र है, तो भारत के अंदरूनी भाग है। क्या है, भारत के अंदरूनी भाग। चलिए अब देखिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के सचिव की नियुक्ति की गई थी। तो भारत के सचिव की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत दोस्तों, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था, ठीक है। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम में 2-3 बात आपको याद रखना है कि ये इसी अधिनियम के तहत जो है दोस्तों भारत का शासन कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था। और इसी अधिनियम में सबसे पहले जो है भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी और 15 सदस्यीय जो है
है भारत परिषद का सृजन हुआ इसी अधिनियम के तहत। उसके बाद अगर हम बात करें तो भारतीय मामलों पर जो है सीधा ब्रिटिश संसद के द्वारा नियंत्रण लिया गया इसी अधिनियम के तहत। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखना है कि इसमें जो है भारत के गवर्नर जनरल का जो पद है उसको वाइसराय कर दिया गया था। ठीक है, वाइसराय का पद लाया गया था इसी के अधिनियम के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे भाई, देखिए कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के अनुसार मंत्री एवं समुचित विभागों को सुमेलित करना है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 1947 के अनुसार आपको क्या करना है, मैच करना है। तो देखिए दोस्तों शिक्षा का जो उस समय हुआ करते थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हुआ करते थे। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऐसा हो जाएगा। रेलवे एवं परिवहन मंत्री जो थे उस समय के जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई। ठीक है, खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे। वित्त मंत्री कौन थे? तो आर.के. शनमुखम सेठी। तो SRQP जो भी होगा SRQP देख लीजिए SRQP कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत जोड़ा गया था। कल के डिस्कशन में दोस्तों ये हम अच्छी तरीके से अनुसूचियों को बताए थे। तो दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के तहत देखिए मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूची था, 9वां संविधान से दोस्तों संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, ये हम बता चुके हैं कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। तो देखिए किसी भी, देखिए यहाँ पे 19 का अनुच्छेद 19 को हम अच्छी तरीके से यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। देखिए मूल संविधान में दोस्तों टोटल 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हम लोग क्या किए कि 19 का जो F था ना, 19 का जैसे ABCDE दिया हुआ है, तो 19 का अनुच्छेद 19 का F जो है दोस्तों इसको हटा दिया गया। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन। और इसमें क्या था? संपत्ति का अधिकार था। तो संपत्ति के अधिकार को हटा करके 300 के क्रम में क्या कर दिया गया है, उसको स्थानांतरित कर दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि आखिर हम लोग A, B, C सबको देख लेते हैं। अगर हम बात करें अनुच्छेद 19 के A में, तो A में जो है दोस्तों क्या है, बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के B की अगर हम बात करें तो शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। अनुच्छेद C की अगर हम बात करते हैं तो संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद D में क्या है, तो जब किसी भी देश में हम लोग क्या कर सकते हैं, आवागमन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद E में क्या है, तो देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने बसने की स्वतंत्रता हमें प्राप्त होती है। और F तो हटा ही दिया गया है। और जी में क्या है दोस्तों, तो कोई भी व्यापार एवं जीविका जो है चलाने के लिए हमें स्वतंत्र है। तो सबसे पहले देखिए इसको याद कैसे रखना है, जैसे 1 2 3 ABCD ऐसे याद रखना है। तो ए में सबसे पहले हमें बोलने का स्वतंत्रता मिला। जब बोलने लगे तो हम लोग क्या किए, शांतिपूर्वक बिना हथियार को एक जगह सभा, छोटा मोटा सभा करने लगे। और जब छोटा मोटा सभा कर लिए तो बहुत सारे लोग हमें जान गए, तो फिर क्या किए, एक संघ बनाने की स्वतंत्रता हमें मिल गया। तो सी में संघ बना लिए। अब संघ बना लिए मेरे भाई, तो देश के किसी भी क्षेत्र में हम लोग क्या किए, आवागमन करने की स्वतंत्रता मिल गया। और जब आने जाने लगे तो हमें मन में हुआ कि चलो भाई अब हम लोग ज़मीन भी खरीद लेते हैं, बस भी जाते हैं। तो फिर क्या हो गया कि देश के किसी भी क्षेत्र में हमें निवास करने या बसने की भी स्वतंत्रता मिल गई। फिर अगर हम बात करें तो फिर लास्ट में फिर क्या हो गया, जब बस गए तो हमें खाने पीने के लिए, जीविकोपार्जन करने के लिए कुछ चाहिए, तो कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता हमें मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि चलिए देखिए 65 में क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया। तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा हुआ है दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत ऐसा हुआ है। और यहाँ से ध्यान रखना, 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत क्या हुआ कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो सेवा मुक्ति का जो उम्र है वो 60 से बढ़ा करके क्या कर दिया गया, 62 कर दिया गया। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र बढ़ाया गया है किससे, जो 60 से 62, कार्यकाल का जो है वर्ष बढ़ा दिया गया 60 से 62 है। और एक बात यहाँ पे याद रखना कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में, संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया, जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, चलिए अब देखिए कह रहा है कि पंचायत के वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसे है। ठीक है, तो वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसे है मेरे भाई, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि राज्य के गवर्नर को ये अधिकार है। ठीक है, राज्य के गवर्नर को ये अधिकार मिलता है। चलिए, और यहाँ पे एक बात, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 21 वर्ष होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना चाहिए।
पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों, पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होना चाहिए वो 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो निम्नलिखित में से कौन सी समिति है जो सबसे बड़ी संसदीय समिति है, तो वो है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं दोस्तों, और सभी के सभी सदस्य कहाँ से होते हैं, तो लोकसभा से होते हैं। और इसका कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, 1 वर्ष का होता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है सरकारी खर्च में कैसे कमी लाया जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाया जाए, प्रशासन में कैसे सुधार लाया जाए। तो ये सभी के सभी जो है दोस्तों इसका है तो प्राक्कलन समिति का क्या होता है, काम होता है। ठीक है, लक्ष्य होता है। ठीक है। अब जरा देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया मेरे भाई 6 अगस्त 1952 को। कब किया गया, 6 अगस्त 1952 को। और ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ये ना तो ये क्या है, संवैधानिक निकाय है और न ही सांविधिक निकाय है। दोस्तों संवैधानिक निकाय कहने का मतलब हुआ जिसका अनुच्छेद में वर्णन आपको नहीं किया गया है, तो संवैधानिक निकाय वो नहीं हो सकता है। संवैधानिक निकाय हम उसी को कहेंगे जिसका अनुच्छेद में हम वर्णन देखने को मिलते हैं। ठीक है। चलिए अब हम बात करें दोस्तों कि नीति आयोग का जो सचिव होता है ना वो भी क्या होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन, सामाजिक सेवा में संबंध के विषय में क्या हो, ज्ञान हो। तो कितने व्यक्तियों को करता है दोस्तों, तो 1/6 व्यक्तियों को क्या करता है, मनोनीत करता है। ठीक है। अब हम बात करें दोस्तों विधान परिषद अभी वर्तमान में कितने राज्यों में है, तो टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में भाई, तो 6 राज्यों में। कौन कौन है इसको ध्यान रखिएगा। देखिए पहला तो आपका क्या हो गया, यूपी हो गया है। ठीक है, यूपी के बाद आपको ध्यान रखना है एपी यानी आंध्र प्रदेश। यूपी हो गया, एपी हो गया। अगर हम अपना बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार है। ठीक है, बिहार हो गया। तेलंगाना याद रखना है। तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र याद रखना है, कर्नाटक याद रखना है। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक। चलिए तो ये हमारा 6 राज्यों में क्या है दोस्तों अभी वर्तमान में विधान परिषद है। चलिए अब देखिए आगे देखिए कि दोस्तों क्या कह रहा है। अब हमारा जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो किससे मिलेगा, साइंस से मिलने वाला है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें वैधानिक अधिकारों का प्रश्न चिन्हित हो सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों वैधानिक कह रहा है कि क्या कह रहा है, जिसमें वैधानिक अधिकारों का प्रश्न चिन्हित हो वो सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन जो है भौतिक राशि का एसआई मात्रक को सही सुमेलित है। ठीक है, तो भौतिक राशि टोटल दोस्तों होता कितना है, तो देखिए एसआई पद्धति में जो है मूल मात्रक की जो संख्या होती है दोस्तों वो टोटल 7 बनाया गया है। ठीक है, 7 बनाया गया है। दोस्तों पहला है क्या, देखिए पदार्थ का परिमाण, तो मैच करना है ना आपको। तो पदार्थ का परिमाण का जो है दोस्तों इसको हम मोल में किस में करते हैं, मोल में। तो ये आर हो गया। ताप को हम किस में करते हैं दोस्तों, केल्विन में। द्रव्यमान को किस में करते हैं, किलोग्राम में। लंबाई को किस में करते हैं, मीटर में। तो RQSP क्या हो जाएगा, RQSP। तो क्या हो जाएगा, RQSP। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। चलिए देखिए कह रहा है कि वेग की विमीय सूत्र क्या होती है। तो वेग का विमीय सूत्र, वेग का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है दोस्तों, समय होता है। दूरी बटा क्या होता है, समय। वेग है तो विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन को भी हम लोग मीटर में ही मापते हैं। ठीक है ना, तो आप ज़रा देखिए विस्थापन को मीटर में मेजर करते हैं तो मीटर के लिए हम क्या लेंगे दोस्तों, मीटर के लिए मीटर में हम लोग मेजर करते हैं तो बोले एक लेंथ है तो लेंथ लिए, और समय को हम लोग टी में करते हैं तो टी हो गया। और टी को ऊपर ले जाएंगे तो दोस्तों टी के पे क्या होगा, माइनस होगा। और एम यहाँ पे नहीं है तो एम के जगह पे हम एम लेंगे और 0 लगा देंगे। ठीक है, तो M0 L T-1 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 1 है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार से है। ठीक है, कह रहा है घर्षण गुणांक म्यू का मान क्या होता है। तो घर्षण गुणांक जो है, घर्षण गुणांक को म्यू से डिनोट करते हैं। तो इसका गुणांक मान जो होता है दोस्तों 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। और घर्षण गुणांक की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये जो होता है मात्रकहीन है और बीमाहीन राशि है। ये क्या है, मात्रकहीन है, बीमाहीन राशि है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि जब बर्फ समुद्र में पानी में तैरता है तो कितना भाग जो है पानी के नीचे रहता है। देखिए इस पर 2 क्वेश्चन बनता है। पहला तो ये पूछेगा कि कितना भाग पानी के नीचे रहता है, तब आप देंगे 9/10 है। और कितना भाग पानी के ऊपर रहता है तो 1/10। ठीक है, तो याद रखना है। तो देखिए दोस्तों 9/10 भाग अगर पानी के नीचे रहता है तो हम लोग 1 में से 9/10 को घटा देंगे तो अपने आप क्या आ जाएगा, 1/10 है ना।
तो इस प्रकार से याद रखना है कि अगर नीचे पूछता है आपका पानी के नीचे कितना रहता है तो 9/10 है, और पानी के ऊपर पूछेगा तो 1 में से घटा के 1/10 आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि मान के चलिए कहेगा कि पानी कह रहा है कि कोई बर्तन में पानी भरा हुआ है और उस पर बर्फ़ तैर रहा है, और बर्फ़ जब पिघल जाएगा तो क्या पानी का जो स्तर है बर्तन में वो बढ़ेगा या घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब हमें बर्तन में अगर बर्फ़ रखा हुआ है, पानी भरा बर्तन में अगर बर्फ़ रखा हुआ है तो उसके स्तर में पिघलने पे बढ़ोतरी नहीं होता है, ठीक है, वो समान रहता है, अपरिवर्तित पहले के जैसा ही रहता है। चलिए अब देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तरंग है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो कौन सा तरंग है दोस्तों, वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो कठोर किरणें जो है दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो कौन कौन, अब बाकी हम रेडियो तरंग की बात करें, अवरक्त तरंग की बात करें, पराबैंगनी तरंग की बात करें, तो ये सभी के सभी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, तरंग है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग में और कौन कौन आता है, जैसे दीर्घ रेडियो तरंग हो गया, लघु रेडियो तरंग हो गया, दृश्य विकिरण है, एक्स किरणें है, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें हैं, गामा किरणें, ये सभी के सभी विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। लेकिन नहीं में पूछेगा तो ध्यान, नहीं में तो बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि कैथोड किरणें हैं, एक तो कैथोड किरणें हो गया दोस्तों, एक होता है कैसे कैथोड आया तो कैनाल भी याद रखिए, कैनाल किरणें भी अभी पूछ देगा तो नहीं होगा, अल्फा किरणें पूछेगा तो नहीं होगा, बीटा किरणें पूछेगा तो वो भी नहीं होगा, ठीक है, ध्वनि तरंग पूछेगा तो नहीं होगा, पारस्रव्य तरंग कहेगा तो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक है। तो ये सभी को ध्यान रखना है। अब जैसे कह रहा है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे 16.6 मीटर होना चाहिए, ठीक है, लगभग में हम लोग 17 मीटर भी कहीं कहीं ऑप्शन में दिया रहता है, तो ध्यान रखना है, तो 16.6 मीटर, ठीक है। और अगर आपसे पूछता है कि हम लोगों को ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों में कितने देर तक रहता है, तो 1/10 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड का 10वां भाग जो है हमारे कान तक जो है उसकी आवाज़ को गूंजते रहता है। चलिए अब आगे देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है। कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखेंगे श्रेणी क्रम के समूहन में धारा समान और वोल्टेज अलग अलग होता है, तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि समानांतर क्रम के समूहन में धारा का मान अलग अलग होता है जबकि वोल्टता समान रहती है, तो ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या है, दोनों को दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण है। तो समांग मिश्रण का उदाहरण किसको कहेंगे दोस्तों, समांग आखिर कहेंगे किसको, ठीक है, समांग मिश्रण कहते किसको हैं, तो जब हम निश्चित अनुपात में कोई अव्यय को मिलाते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समान मिश्रण। और जब हम किसी अनिश्चित अनुपात में किसी अव्यय को मिलाते हैं तो उसे हम विषमांग मिश्रण कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप समझ सकते हैं कि समांग मिश्रण में क्या होता है कि जब हम निश्चित अनुपात में मिलाएंगे और उसके जो होल पार्ट का, यानी कि कहीं से भी हम टेस्ट करेंगे तो वही टेस्ट लगेगा। जैसे अगर आप नमक पानी को आप घुला दीजिए, और आप ऐसा तो नहीं है कि 1 चम्मच टेस्ट करेंगे तो अलग टेस्ट लगेगा, 1 गिलास पिएंगे तो अलग टेस्ट लगेगा, तो इसी को हम समांग मिश्रण कहते हैं। और विषमांग मिश्रण क्या होता है कि जब आप क्या कीजिएगा, घोलिएगा तो कहीं का कुछ टेस्ट लगेगा, कहीं का कुछ टेस्ट लगेगा, ठीक है। जैसे सॉलिड चीज़ों को हम मिला देते हैं, जैसे नमक को चीनी को मिला दिए, पानी नहीं दिए, तो कहीं पे हो सकता है कि थोड़ा कम नमकीन ज़्यादा लगे, कहीं पे मीठा ज़्यादा लगे, है ना। तो ये सभी क्या है, विषमांग मिश्रण है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मेरे भाई, कह रहा है कि कौन सा जो है समांग मिश्रण का उदाहरण है। तो समांग मिश्रण का उदाहरण कौन कौन हो सकता है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चीनी नमक का जलीय घोल, तो ये तो सही है, समांग मिश्रण का ही उदाहरण है। उसके बाद फिर कह रहा है कि यहाँ पे हब लिखा हुआ है, ये हवा होगा, तो हवा भी है दोस्तों, ये क्या है, समांग मिश्रण का ही उदाहरण है। तो 1 और 2 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल 1 और 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे भाई, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है। तो कौन जो है दोस्तों अणु या एटम का भाग नहीं है। तो फोटोन की अगर हम बात करें तो ये जो है अणु का भाग नहीं है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो ही क्या है दोस्तों, एटम का भाग है ना। चलिए अब जरा देखिए आगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव्य सोडियम शीतलक के प्रयोग में लाया जाता है, ये दोस्तों गलत है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का अव्यय होता है, तो ये क्या है आपका सही है, और ये सत्य ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो जल गैस जो है दोस्तों वो कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस को मिला करके बनाया जाता है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस यही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर का संबंध में कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यह जो है दोस्तों एक अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। क्या होता है, यह एक अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। चलिए आप देखेंगे कि H2O को जब हम CO2 से मिलाते हैं दोस्तों, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है,
एक अम्ल का निर्माण करता है, H2SO4 बन जाता है, ठीक है, H2SO4 नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाता है, ये अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। चलिए अब कह रहा है कि बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बना है। तो बेकेलाइट के बारे में हम बताए थे कल दोस्तों कि बेकेलाइट जो है मेलामाइन है, ये दो जो है दोस्तों क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, ठीक है। तो ये किसके संघनन से बना है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो ये जो है दोस्तों कहीं ना कहीं आपको देखेंगे कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से क्या होता है, बना होता है। प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में कैसे मदद करता है। तो प्रशीतन जो है दोस्तों खाद्य परीक्षण में कैसे मदद करता है, तो ये जो है दोस्तों अगर हम बात करें तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को दर में क्या कर देता है, कम कर देता है। जैव रासायनिक क्रियाओं के दर में क्या करना, कम कर देता है, इस प्रकार से करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैस प्रदूषक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वायु का अकार्बनीय गैस प्रदूषक है मेरे भाई। तो ये हम देखेंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये क्या है, अकार्बनिक गैस प्रदूषक है, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जैविक जगत में होने वाले कार्य एवं गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत का उपयोग करने को क्या कहते हैं। तो जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं दोस्तों। तो ये हम बायोनिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, बायोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। तो कौन जो है दोस्तों कीट नहीं है। तो देखिए कीट होने के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, 3 जोड़ी पैर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो 3 जोड़ी पैर, यानी कि टोटल पैरों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मकड़ी में टोटल जो है दोस्तों, मकड़ी की अगर हम बात करें तो ये जो है 8, इसमें कितना होता है, तो 4 जोड़ा पैर होता है, ठीक है। इसके जो होते हैं 4 जोड़ी पैर होते हैं, तो 4 जोड़ी का मतलब 8 पैर हो गया। तो 8 पैर होगा तो मकड़ी जो है दोस्तों कीट नहीं है, ठीक है। बाकी खटमल, मच्छर, घरेलू मक्खी, ये सभी के सभी कीट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एपीफाइट वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो एपीफाइट वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर यांत्रिक जो है अवलंबन के लिए निर्भर रहते हैं। किसके लिए, यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर रहते हैं। निम्नलिखित में से कोशिका झिल्ली में से किसकी बनी होती है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि कोशिका झिल्ली निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे भाई कि प्रोटीन और लिपिड दोनों का बना हुआ होता है, तो B+C दोनों हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है क्या, कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरकता प्राप्त करता है। तो किसके साथ मिलाने से एजोला जो है दोस्तों अच्छा उर्वरकता प्राप्त करता है। तो नील हरित शैवाल के साथ आप मिलाइएगा तो अच्छा उर्वरक जो है पैदा करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अब ज़्यादा नहीं, बस मात्र 5 क्वेश्चन बचा हुआ है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक है। तो कल ही हम बताए थे दोस्तों कि ट्रिप्सिन जो है उत्प्रेरक कार्य कौन करता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोटीन को अमीनो अम्लों में क्या करता है, बदलने का काम करता है। प्रोटीन को एमिनो अम्लों में बदलने का काम कौन करता है, ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन को कौन स्रावित करता है दोस्तों। तो हम बताए थे कि ट्रिप्सिन और लाइपेज का स्रावन कहाँ से होता है, अग्नाशय से होता है। कहाँ से होता है, अग्नाशय से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा आहार जो है मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो पनीर आप ज़्यादा खाइएगा ना तो आप में ज़्यादा टिश्यू बनेगा, ठीक है, और हेल्थ जल्दी से ग्रोथ होगा। अब देखिए आहार मानव शरीर के नए ऊतकों को वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, क्या है, पनीर, ठीक है। चलिए अब देखिए निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस विटामिन की कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, कोलीकैल्सीफेरॉल है, ठीक है। तो कोलीकैल्सीफेरॉल की अगर हम बात करें दोस्तों तो विटामिन D3 को क्या कहता है, कोलीकैल्सीफेरॉल। और अगर हम D2 की बात करें तो इसको हम कहते हैं ऑर्गोकैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन D2 को क्या कहते हैं, ऑर्गोकैल्सीफेरॉल। अब वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। विटामिन D3 जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए अब देखिए दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है। तो मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए कौन सा आवश्यक है दोस्तों। तो आप देखेंगे कि कैल्शियम, सोडियम, लौह, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। तो कौन जो है दोस्तों, यक्ष्मा यानी टीबी और कुष्ठ रोग दोनों के लिए उपयुक्त है। दोनों के लिए हम देखेंगे मेरे भाई एमिनोसैलिसिलिक एसिड, क्या है, एमिनोसैलिसिलिक एसिड जो है दोनों के लिए उपयुक्त है। तो बाकी का जो मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग
5 सेट कंप्लीट हो जाएगा तो एक साथ हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, है ना। और कैसा लगता है दोस्तों ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट से ही हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है आगे के वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरीके से इसे देखे होंगे, आपको अच्छा भी लगा होगा।